स्पेसिफिक केस बता रहा हूं कि आदित्यनाथ के ऊपर 307 का मुकदमा है। नहीं, मैंने बता दिया, अभी वो हाई कोर्ट में मैटर फाइनल नहीं हुआ है। वो नहीं, उन्होंने जब उनके और मुकदमे तो कमजोर हो गए, लेकिन ये मुकदमा, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया है। ये मुकदमा तो मैं जानता हूं, जिन्होंने इनकी पिस्तौल से वो कांस्टेबल मारा गया जो वो मुलायम सिंह की पार्टी के लीडर को मारा था, और वो मर गया, और पुलिस की अपनी एफआईआर है वो। यहाँ तक कि प्रेशर डाला गया, क्योंकि जो आयो था उस वक्त वो उस तो ये थी कि वो पलट जाएगा। जो फाइनल जज वो हुआ, उसमें उसने बिल्कुल वही कहा जो उसने लिखा था। उसके बाद ये प्रेशर पड़ा उस खानदान पर जिसके ऊपर ये अटैक हुआ था कि आप विड्रॉ कर लीजिए। उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया केस, लेकिन वो पुलिस की एफआईआर मौजूद है। मैं समझता हूँ सिर्फ एक वही केस है जो आदित्यनाथ का बचा हुआ है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, लेकिन बाकी मुकदमे तो मैं जानता हूँ कि सभी खत्म हो गए। ये कह के कि ये पॉलिटिकल है। खत्म करने का जो फैसला है, इसको चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में। जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी इस पे कोई फाइनल फैसला हाई कोर्ट ने नहीं किया है। दरअसल जो गवर्नमेंट का स्टैंड है उसमें वो ये कि ये मुकदमे हमारे ऊपर पॉलिटिकल रीजन से, जब वो अपोजिशन में थे तो बीएसपी की सरकार थी या एसपी की सरकार थी, उन्होंने लगाए। लेकिन मैं समझता हूं किसी ने भी लगाया हो, अपने आप किसी को अपने खिलाफ मुकदमे खत्म करने का हक नहीं है। जी नहीं, अब देखिए, अगर कोई आदमी चार्जशीटेड है तब भी वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट ले सकता है, ऐसा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अरे तो आप तो राज्यसभा में रहे हैं अदीप भाई, जब बहस हुई है इस बात पे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को खत्म किया जाए, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में यूनिटी हो गई जी, और सब के सब जो है इस तरह के रिफॉर्म्स के खिलाफ हैं। पूरी वोहरा कमेटी इस पे बैठी, और उसके बाद ये हुआ कि कन्विक्शन होना चाहिए, और कन्विक्शन में भी इतने दिन की सजा होनी चाहिए। तभी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये फैक्ट है कि अगर सिर्फ चार्जशीट के बेसिस पे पॉलिटिकल लीडर को इलेक्शन से रोका जाएगा, तो फिर इस प्रोविजन का बहुत मिसयूज होगा। नहीं, मैं आपकी ये बिल्कुल हकीकत है, और ये हमारे दौर में भी इस पे 2 बार बहस हुई, लेकिन शायद अंदाजा सियासतदानों को ये हुआ कि अगर ये कानून आ गया तो इसमें से 90% लोग इस काबिल नहीं होंगे कि हाउस में बैठे। उसमें बहुत से ऐसे भी पॉलिटिकल केसेस भी होते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि सुषमा स्वराज जी थी उस वक्त बीजेपी में, और कई इस तरीके के चार्जशीटेड लोगों को जब बीजेपी का टिकट दे दिया गया, ये उस जमाने की बात है जब सुषमा स्वराज कुछ बड़ी हैसियत रखती थी। जी। तो उन्होंने ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन एक मिनट भाई, तो टीवी पे उन्होंने ये कहा कि भाई हमने तो टिकट दे दिया, जनता वोट ना दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ सुषमा जी जो है बहुत अच्छी लीडर थी, लेकिन इस मामले में उनका ये जो ओपिनियन था जी बिल्कुल जी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये तो गलती है लेजिस्लेटर की, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ ऐसे मुकदमे जिसपे हिंदुस्तान की पूरा कॉन्सेप्ट घिर गया है, उनको सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत से टालता रहे और सुने नहीं, उससे वो मुजरिम है या नहीं है। मिसाल के तौर पर पिछले साल 3 जजमेंट बिल पास हुए। एक एनआरसी का पास हुआ, एक कश्मीर की 370 का पास हुआ। पूरा कश्मीर और हिंदुस्तान मुंतजिर है कि ये लॉ सही है या गलत है। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए वक्त नहीं निकालता, जबकि जानता है कि हिंदुस्तान के हालात क्या होने जा रहे हैं। एनआरसी पे पूरा हिंदुस्तान हिल गया, वो नहीं सुनने को तैयार है। तो मैं समझता हूं कि अगर अदालतें ऐसे जजमेंट जिससे कि अवाम इफेक्टिव होती है और जिससे कि इतने मास लेवल पर हंगामा भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर ये आजकल किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये मैं समझता हूं कि इस मुल्क की बर्बादी में जहां पॉलिटिकल लीडरशिप की गलतियां हैं, वहां
सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ा उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। हर वो जजमेंट, मिसाल के तौर पर बाबरी मस्जिद को, उस केस को आपने बहुत अच्छी तरह से बयान भी किया था, जो भी फैसला हुआ। अदीब भाई जरा इसको बाबरी मस्जिद से मत मिलाइए, क्योंकि दोनों मुद्दे अलग हैं। जी देखिए अलग, मैंने कहा कि वो भी उससे भी नहीं, उसमें देखिए ना कि 28-30 साल तक वो अदीब फिजा भाई खराब होती रही। नहीं, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ। जी देखिए बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी दिखाई, डे टू डे हियरिंग की और एक फैसला दे दिया। तो जी ये केस जो है, आप उसके फैसले से एग्री करें ना करें, वो एक अलग डिबेट एकेडमिक हो सकती है कि आप जी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को विदाउट एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स टू द जजेस आप कह सकते हैं ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है लॉ का, वो अलग है, आपका हक है, पब्लिक का हक। लेकिन जो देखिए सीएए का मामला है और जो मामला 370 का है, ये दोनों केसेस में मेरी जाती राय में बेहतर होता कि ये केसेस सुन लिए जाते। लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ये बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड है तरह तरह के केसेस से। यानी बेल का केसेस भी वहां जा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के भी वहां जा रहे हैं, 3 तलाक के भी वहां जा रहे हैं। तो जो पूरी दुनिया में एक सिस्टम है कि हाईएस्ट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सिर्फ सुनती है, वो हमारे यहाँ नहीं है। तो एक तो हमारी कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, बल्कि पूरे मुल्क में मैं आपको बता रहा हूं कि जज पॉपुलेशन रेशियो में हम बहुत ज्यादा नीचे हैं। अब दूसरी चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जितने भी मैटर्स हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इन्वॉल्व हो, यानी 370 भी एक दस्तूर के इंटरप्रिटेशन का मैटर है और सीए भी एक दस्तूर के इंटरप्रिटेशन का मैटर है कि क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है सोनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्या आर्टिकल 15 वायलेट हो रहा है। तो आर्टिकल 15 का क्या मीनिंग है, इसमें हमारे दस्तूर में ये दिया हुआ है कि ये इस तरह के जो दस्तूरी मामलात होंगे ये 5 जजेस की बेंच ही सुन सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसमें जो लिस्टिंग पहले से चल रही है, यानी अगर आज मुद्दा 370 का उठा और उसमें 80 मामले पहले से लगे हुए हैं तो ये 81वें नंबर पे चला जाएगा। फिर कल आपका उठा सीएए का 2 महीने बाद तो वो 82वें पे चला जाएगा। अब ये किसानों वाला फार्म लॉस का चल गया, ये 83वें पे चला जाएगा। अब इसमें अदीब भाई जो बात समझने की है वो ये कि जब शुरू शुरू में हमारा मुल्क आजाद हुआ और हम एक रिपब्लिक बने तो सुप्रीम कोर्ट के एक साल में कोई 80 से 90 फैसले आते थे जो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच देती थी, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता था। जी। अब साल भर में ये नंबर जो है ये 10 से 15 रह गया है। तो क्यों रह गया है 10 से 15? क्योंकि 5 जजेस को स्पेयर नहीं कर पाता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई बेल सुन रहा है, कोई ये सुन रहा है, कोई वो सुन रहा है। तो हमारे यहाँ जो डिले हो रहा है उस डिले के रीजंस को भी हमें समझना चाहिए। गो के मैंने कह दिया कि जितना बड़ा ये मुद्दा था और जिस तरीके का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डिस्क्रिशन है, अगर ये मैटर जल्दी सुन लिए जाते तो बेहतर होता। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर नॉर्मल प्रोसीजर आप देखेंगे कि जो भी केस 5 जज बेंच को चला जाएगा वो 2.5, 3, 4 साल से पहले नहीं आएगा। जो 7 जज बेंच को चला जाएगा वो 5-6 सालों से पहले नहीं आ सकता। अच्छा, इसमें इस वजह से अच्छा, इस पे बहुत सी चीजों पे को स्टे भी तो कर सकते हैं कि जिससे माहौल को दुरुस्त हो। लेकिन अभी नहीं, अब देखिए जैसे ये थे किसानों वाला लॉ, उस पे किसानों वालों पे उसपे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का। उसकी वजह ये है कि एक तो पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है जी, तो कानूनी नुक्ता उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये कानून दस्तूर के ऐन मुताबिक है, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है। तो जो लॉ को चैलेंज करेगा उसके ऊपर एक बहुत हैवी बर्डन है कि वो ये साबित करे कि ये लॉ जो है ये या तो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या दस्तूर के किसी और आर्टिकल को वायलेट कर रहा है।
जब पार्लियामेंट्री लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अदीब भाई चैलेंज होती है तो सुप्रीम कोर्ट को एक सवाल पूछना पड़ता है। वो सवाल ये है कि ये जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये कानून बनाया गया, ये कहीं स्टेट लिस्ट में तो नहीं है। अगर वो स्टेट लिस्ट में है तो मामला आसान हो जाता है कि भाई पार्लियामेंट को इसको लॉ नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि अगर यूनियन लिस्ट में है तो पार्लियामेंट को हक है, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में है तो हक है, अगर कहीं नहीं है तो रेजिड्यू पावर पार्लियामेंट की है। तो दरअसल मेन मसला क्या है कि पार्लियामेंट्री लॉज का स्टे भी एक एक्सेप्शन होना चाहिए, रूल नहीं होना चाहिए। और ये जो फार्मर्स वाले 3 लॉज हैं, कानून, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया और कहा कि ये स्टे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, गो के इसका क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे कोई बहस नहीं हुई। ये कहा जा रहा है कि ये स्टे हमने इसलिए किया कि ये लोग बातचीत कर लें, और उसकी जो कमेटी बनी उस कमेटी में सारे वो लोग हैं जिनका ओपिनियन पहले से मालूम है। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। तो उस कमेटी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन मैं फिर भी अर्ज करूंगा कि पहले कुछ बहस होनी चाहिए थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि भाई ये प्राइमा फेसाई हमें लग रहा है कि ये केस जो है इसमें शायद पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं था, और फिर स्टे करना चाहिए। जैसे सीए के मामले पे अगर थोड़ी सी बहस होती और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता कि ये सिर्फ मजहब की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जवाब था इसे स्टे कर देते। या 370 पे बहस होती और वहां सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि साहब स्टेट असेंबली से कंकरेंस नहीं ली गई, या हमारे पुराने जजमेंट्स हैं जिनमें ये कह दिया गया कि 370 अब एक परमानेंट प्रोविजन हो गया, ये उसका वायलेशन है, इसलिए हम स्टे कर रहे हैं। तो जब तक थोड़ी बहस नहीं हो और बहस से ये ना लगे कि साहब प्राइमा फेसाई ये गलत शायद हुआ, तब तक सुप्रीम कोर्ट को स्टे भी नहीं करना चाहिए पार्लियामेंट्री लॉज। हाँ, नहीं, ये तो ठीक है कि स्टे नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से कवानीन ऐसे हैं जो माहौल को बिगाड़ते हैं और उसका वक्त लगता है। मिसाल के तौर पे लव जिहाद का किस्सा शुरू हुआ है और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक खास मखसूस कम्युनिटी के लिए को टारगेट करने के हो रहा है। हाई कोर्ट ने इसके ऊपर वो नोटिसेस भी दिए हैं, लेकिन वो कानून वो जो उन्होंने कानून लाए हैं, कानून क्या है बल्कि ऑर्डिनेंस लाए हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये कहने को तैयार नहीं है कि आप इसको इम्प्लीमेंट न करें। रोज ये किस्सा हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि ऐसे केसेस भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं कि जहां लड़का जो है वो हिंदू है और लड़की मुसलमान है, उसको तो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन अगर वो लड़की हिंदू है तो वो जेल में जा रहा है। पता ये लग रहा है कि वो किस्सा कुछ और है लेकिन बंद हो रहा है। इस पे भी अदालतें खामोश हैं। ये मैंने इसका वजह इसलिए भी देखा है कि आपका मैंने सुना भी था कि केरल की एक हिंदू बच्ची वो मुसलमान हुई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वो शादी रद्द कर दी। किस कानून से किसी को नहीं मालूम, क्योंकि भाई ये नहीं हो सकती। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 8-9 महीने लिए, लेकिन बहरहाल वो उसको अलग रखा, पहले वहां भेजा। अगर ये वाइस वर्सा होता, अगर उल्टा होता तो कुछ और होता। ये सब माहौल बिगाड़ने के लिए ये कानून बनाए जाते हैं। अदालतों को इसमें शुरू से ही कुछ करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो इस निजाम इस वक्त का हिंदुस्तान हो गया है, जो हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि हम ऐसे हिंदुस्तान में रहेंगे, वहां हमको तो अपनी अदालतों पर भी ये लगता है कि वो भी शायद वक्त देते हैं कि ये जब सब बिगड़ जाए तब हम पढ़ेंगे। मैं कॉन्स्टिट्यूशन भाई देखिए, आपकी बात से यहाँ पे मैं डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है, उसमें कानून कौन सा बनाएंगे ये लेजिस्लेचर तय करेगी, और लेजिस्लेचर में जाहिर है कि सरकार की मेजॉरिटी है, सरकार तय करेगी। उनका इम्प्लीमेंटेशन सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट, वो ये देख के कि ये कानून से माहौल बिगड़ेगा, उस पे स्टे नहीं लगाती, न लगाना चाहिए। ये एक गलत कानूनी रविश शुरू हो जाएगी और इससे जजेस को बहुत ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी। ये मुनासिब चीज नहीं होगी।
मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि ये जो लव जिहाद और कन्वर्जन का ऑर्डिनेंस यूपी का है या एमपी का है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेसी का जजमेंट था, ये उसके वायलेशन है। ये जो हक हर इंसान को है कि वो अपने पार्टनर को चुन ले, उस राइट का वायलेशन है। लेकिन आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही देखें, बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स हाई कोर्ट्स के आए हैं। सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि इस मैटर में क्योंकि हाई कोर्ट सुन रही है, तो पहले हाई कोर्ट को सुनने दीजिए, उनका फैसला आ जाएगा तब हम सुनेंगे। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है। देखिए, ऐसा है कि हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था पीएन कुमार, उसमें कहा आवर हाई कोर्ट्स आर हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट एक बड़ी कोर्ट है, उसमें उस केस को सुनना चाहिए। जब उसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने हो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहतर होगा कि फैसला दें। मैं समझता हूं ये जो एक रविश शुरू हो गई कि हर बात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे चले जाते हैं, उससे देखिए बहुत लिटिगेशन बर्डन बढ़ता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये अच्छी चीज नहीं है। ये देखा गया है कि हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीफ कर देता है, इमीडिएटली उसको स्टे कर देता है। ये भी तो कर रहा है वो एक अलग चीज है। कुछ केसेस में गलत स्टे भी सुप्रीम कोर्ट से हो गया। आप ये मान के चलिए कि जो जज है वो एक इंसान है और एक इंसान से गलती पॉसिबल है, कोर्ट जजेस फेलेबल हैं। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस मिलेंगे कि हाई कोर्ट ने जैसे बेल नहीं दी मुनव्वर फारूकी को, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी बेल। बहुत से केसेस ऐसे मिलेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कर्नाटका हाई कोर्ट ने उन लोगों को जो माइग्रेंट वर्कर्स थे और उनके जो झोपड़ियां थी वो उजाड़ दी गई थी, उस पे हाई कोर्ट ने कहा इनको बना के दो। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया। तो ये तरह तरह के जजमेंट्स आते हैं। मेन बात ये है कि हमारे जजमेंट्स में इनकंसिस्टेंसी है, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्या है, कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वो एक नहीं है। हमारे जजेस जो हैं वो 12-13 सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में। दो दो जजेस अलग अलग बैठे हैं, कोई 3 जजेस की बेंच बैठी है। तो जब आपकी इतने ज्यादा जजेस होंगे तो एक ही मुद्दे पे एक बेंच कुछ कह देगी, दूसरी बेंच कुछ कह देगी। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस हैं, वो 9 के 9 साथ में ही बैठते हैं। अच्छा जी, अलग अलग कोई बेंच नहीं होती उसमें। यही ज्यादातर मुल्कों में इस तरीके का है कि जो बड़े मैटर्स हैं वो सब के सब एक साथ बैठ के सुनते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि शायद अगर हमारे मुल्क में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक कोर्ट ऑफ अपील बन जाए और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दस्तूर से रिलेटेड मैटर सुने, तो ज्यादा कंसिस्टेंसी आ जाएगी केसेस। हाँ, क्योंकि अमेरिका के रिसेंटली हमने देखा कि उनको अपनी हुकूमत के सदर जो सबसे पावरफुल शख्स होता है उससे भी उनको खौफ नहीं आता और वो फैसले देते हैं। हम शायद आज के दौर में ये सोच नहीं सकते कि ऐसे भी फैसले आएंगे। मैंने आपका बहुत वक्त लिया और मैं और हमारी पूरी टीम आपकी एहसानमंद है, महबूब है। पूरे अलीगढ़ की बिरादरी आप पे फख्र करती है और बिलखुसूस मेरे ऐसे लोग जो आज की अलीगढ़ की जो प्रोटेक्शन है जो निकल रहे हैं, उसमें आपके ऐसे लोगों को देखकर मैं समझता हूं कि नौजवान बच्चों को एक 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 आइडियल मिल चुका है कि तालीम उसको कहां तक पहुंचाती है। आपने किस कम उम्री में जो मुकाम हासिल किया है, हम सब लोग आपको दुआएं देते हैं और आपके आइंदा आपसे मशवरा भी करेंगे, क्योंकि एक चीज है जो मेरे दिल में ऐसा आता है कि मुझे कुछ खौफ आने लगा है अदालतों के फैसले पर। कुछ चीजें वाजे हो गई हैं, कुछ अभी भी नहीं है, लेकिन मैं बराबर का हिस्सेदार समझता। अलीगढ़ की लॉ फैकल्टी की ट्रेनिंग है, और आप सोचिए कि हमारी लॉ फैकल्टी अलीगढ़ की हमेशा टॉप 10 में रहती है। हमेशा रहे जी। जी जी। आपके हमारे अल्लाह रहम साहब थे, उन्होंने टॉप किया था जब हम उस वक्त सबसे पहले अलीगढ़ में, वो भी खैर बाद में आए थे, लेकिन उसके बाद आप सब लोगों का, आपने खुद भी वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और आज भी उसका मकाम बहुत यूनिवर्सिटियों से बहुत ऊपर है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने बहुत टाइम लिया और मैं उम्मीद करूंगा कि किसी और वक्त भी आपसे पूछता रहूंगा। जो ऐसे मसले आते हैं जिसको दिल नहीं मानता है, उसको समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो रहा है कि एक के लिए कुछ फैसला है, दूसरे के लिए कुछ फैसला है, उसमें आपकी वजाहत हम चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब।